पिछले वीडियो में आपने क्लास 10 के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का महत्वपूर्ण सूत्रों को देखा होगा। आइए आज नेक्स्ट देखते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान होता है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ देखते हैं ए पी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पी का प्रत्येक पद प्रथम पद और अपने पद से एक कम डी के जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे ये दो है तो इसमें प्रथम पद ए और दो में से एक कम करेंगे तो एक बचेगा, एक डी। इन दोनों के जोड़ने से दूसरा पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से तीसरा पद के लिए प्रथम पद ए और तीसरा पद है तो एक कम डी यानी 2d। इन दोनों को जोड़ने से a प्लस 2d से ये तीसरा पद, पहला दूसरा और तीसरा पद प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से चौथा पद के लिए और लास्ट पद के लिए, लास्ट पद में मान लीजिए पदों की संख्या n है तो प्रथम पद a और कुल पद n में से एक कम यानी n माइनस 1d जोड़ने से ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं nवां पद। nवां पद को an से सूचित किया जाता है और nवां पद यहाँ पे जो प्राप्त है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही सूत्र यहाँ होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nवां पद को ए एन या टी एन या स्मॉल एल द्वारा भी निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं n पदों का योग। n पदों के योग को एस एन द्वारा निरूपित किया जाता है और एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी एस एन को n/2 इंटू ए प्लस एल द्वारा भी निरूपित किया जाता है, जहाँ एल nवां पद ए एन है। इसको हम इसी सूत्र से प्राप्त किए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एस एन बराबर दिया हुआ है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं n/2 2a को दो बार लिख देते हैं, ए प्लस ए दो बार लिख दिए और बाकी जो बचा ये n माइनस 1 इंटू डी। n/2 ये a छोड़ देते हैं और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ए एन द्वारा निरूपित कर सकते हैं। इसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके जगह पर हम ए एन लिख सकते हैं और ए एन को ही हम n/2 ए प्लस ए एन को एल द्वारा भी निरूपित करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला इससे प्राप्त होता है। चैप्टर 6 में दिया हुआ है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या दिया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है। इसका मतलब हुआ कि यदि मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये एक रेखा खींच दिया जाए डी ई, तो यह शेष दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी को समानुपात में बांटेगा, यानी कि ए डी बटा डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के, ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थेल्स का विलोम। जस्ट इसका ये विलोम है, उल्टा है। थेल्स का विलोम करा है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान पात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि इसी त्रिभुज में अगर मान लीजिए पहले से दिया हुआ है कि यह डी ई रेखा इस दो भुजा ए बी और ए सी को समान पात में बांटता है, यानी कि ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी के, तो यह रेखा तीसरी भुजा जो बचेगी बी सी के समांतर होगा, यानी कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ये होगा थेल्स प्रमेय का विलोम। नेक्स्ट देखते हैं एंगल समरूपता, कोण समरूपता। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है और वे समरूप होते हैं। अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, मान लीजिए कि ये वाला एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक ये त्रिभुज दिया है ए बी सी डी ई एफ, और इसमें दिया है कि दो संगत कोण बराबर हो, यानी कि ए कोण डी के बराबर हो, कोण बी कोण ई के बराबर हो तथा कोण सी कोण एफ के बराबर हो, तो इनके संगत भुजा ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी ई और ये बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइड समरूपता है, यानी भुजा समरूपता है। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये
जस्ट इसका उल्टा है कि यदि दो त्रिभुज दिया है, उनका ये दिया हुआ है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो इसका संगत कोण यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, तथा कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ये दिया है साइड समरूपता के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर ये दो त्रिभुज दिया हुआ हो, जो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, मान लेते हैं ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ए बी सी डी ई एफ, और इनका क्षेत्रफल का अनुपात, तो यानी कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात दिखाया जाए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, इनका अनुपात इनके संगत भुजाओं के यानी ए बी बटा डी ई, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है अनुपात, और इसके वर्ग के बराबर होता है। अगर हम चाहें तो तीनों भुजाओं को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार से ए सी बटा डी ई का डी एफ, ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये अगर हम मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को ये कर्ण माना जाता है। इन दोनों भुजाओं में से नीचे वाले को ये आधार मान सकते हैं आप, और ये एक लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका है। नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का समूह कोण समकोण होता है। ये इस प्रमेय का विलोम कहता है। तो ये जस्ट इसका उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। अगर ये दिया हुआ है कि अगर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर हो तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का यानी कर्ण, तो कर्ण के सामने वाली जो कोण होता है वह समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब यहाँ तक आपका 6 लेसन कंप्लीट हुआ। 6 लेसन के बाद ये लेसन 7 आपका है दूरी सूत्र वाला डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला दिया है लेसन 7 का, यह है ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ दे दिया है, मान लीजिए कि ये दो कोई बिंदु हो a और b, इसका नियामक हो x1 और y1 और इसका x2 और y2 नियामक है, इसे आप निर्देशांक भी बोलते हैं। तो इसके बीच के दूरी को हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विभाजन सूत्र। मान लेते हैं कि यही दो बिंदु है जिसका नियामक x1 और x2 है और x2 और y2 है। इसको कोई बिंदु C जो है वह m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का नियामक जो है xy, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट देखते हैं मध्य बिंदु का नियामक। अगर हम मान लेते हैं कि ये सी बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु है, यानी कि इधर भी m1 का मान 1 हो जाए और m2 का भी मान अगर 1 हो जाए, तो इसी सूत्र में अगर m1 और m2 के जगह पर 1 और 1 मान रख देंगे तो हमारा ये सूत्र प्राप्त हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख लीजिए। अब अगर ये सर्किल रूप में आप चलते जाइए, ध्यान दीजिए, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है। अगर 2 से स्टार्ट करेंगे
तो फिर 3 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, और 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा। तो इस रूप में इसे देखिए, ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बस ध्यान देने वाला बात है कि ब्रैकेट के अंदर y2 और y3 यानी कि y रहेगा, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर y, ब्रैकेट के अंदर y, और स्टार्टिंग में जो है वो ब्रैकेट से पहले वही x रहेगा, यानी हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, ए बी बराबर √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे।